नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। तो हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज़, इलाहाबाद हाई कोर्ट का पीवाईक्यू सीरीज़। उसमें हमने यूपी स्पेशल ख़त्म कर दिया है। अब हम स्टार्ट किए हैं जनरल साइंस। आज हमारी ये जनरल साइंस का दूसरी क्लास है, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न प्रक्रियाओं में कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या नहीं होता है। पहले ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जितने भी हरे पौधे होते हैं ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? क्लोरोफिल द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो गया। फिर ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सी रिएक्शन होती है। जो रिएक्शन होती है वो होती है कि 6CO2 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु क्या होते हैं? पानी के। ये दोनों रिएक्ट करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में और बनाते हैं C6H12O6 यानी स्टार्च बनाते हैं, और 6 अणु पानी के बनाते हैं, ठीक है। और बनता है क्या? 6 अणु ऑक्सीजन के बनते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बन रहा है? स्टार्च भी बन रहा है इस रिएक्शन में, पानी भी निकल रहा है और ऑक्सीजन भी निकल रहा है। तो यानी कि स्टार्च का बनना ये भी ठीक है। अब देखो सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। जो ये H2O है, ठीक है। H2O में क्या होता है कि कुछ H जो है, जो हाइड्रोजन है, ये इसके साथ आ जाते हैं। ये क्या बना? ये CO2 के साथ मिल करके बनाते हैं C6H12O6 बनाते हैं, ठीक है। और उसमें से कुछ ऑक्सीजन निकल करके आते हैं किसमें? ये सिर्फ ऑक्सीजन बना देते हैं, ठीक है। तो यदि ये वाला देखें ध्यान से तो ये वाले क्वेश्चन में सी भी ऑप्शन सही होना चाहिए, यानी कि इसमें चारों ऑप्शन मतलब ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे ये जो सी ऑप्शन था उसको गलत माना हुआ है, ठीक है। जबकि इसमें चारों ऑप्शन सही होना चाहिए था, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन ये बनता है, ये जो रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलता है, उसका ऑक्सीजन आता कहाँ से? उसका ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जब ये जल जो होता है H2O यानी इसके विखंडन से ही ऑक्सीजन इसमें आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांदी की वस्तुओं को खुली हवा में रखने पर वो काली हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बनता है AgS बनता है। क्या बनता है? AgS बनता है, Ag2S बनता है। इसको क्या वो बोलेंगे? सिल्वर सल्फाइड बोलेंगे। यदि हम Ag यानी कि सिल्वर को ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो जो हवा में पाया जाता है H2S, ये उससे रिएक्शन करके Ag2S बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है? Ag2S बनने की वजह से वो उसकी सतह काली हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्रियाओं में से क्या एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया नहीं है? ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या? कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में होने के बाद हीट रिलीज होती है। यदि हीट रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यदि हीट बाहर निकल रही तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। और यदि हीट वो रिसीव कर रहा है यानी एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। अब पूछा है कि कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। पहला वाला क्या है कि कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक गैस का जलना, इसमें से हीट रिलीज होती है। जब हम सांस लेते हैं इसमें भी हीट रिलीज होती है। जब सब्जी सामग्री का कंपोस्ट में बदलना, यानी कि जब हम सब्जी की सामग्री सड़ती गलती है तो वहाँ से वो हीट रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, NaCl का जल में विघटन। जब NaCl को हम पानी में घोलते हैं तो कुछ जो H और OH के कुछ नए बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं। तो उस HOH को बॉन्ड को टूटने में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो पानी से ही वो एनर्जी को लेते हैं, इसलिए टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी कि वो रिएक्शन क्या हो जाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक जलीय फर्न जो उत्तम जैव उर्वरक भी है। जैव उर्वरक क्या होता है? यानी बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर वो होते हैं जो कि ऐसे बायो यानी कि ऐसे जीव जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, मिट्टी के उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। ये किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है और जो पेड़ पौधे हैं उनको बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन जिस फॉर्म में वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन, वो उनके लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो फिर वो मिट्टी में नाइट्रस ऑक्साइड किस फॉर्म में? नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में वो मिट्टी में जब जा कर के मिल जाता है तो वो पौधों के लिए उपलब्ध हो जाता है ये नाइट्रोजन, और उसको यूज करके पौधे बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में जो ये बायो फर्टिलाइजर होते हैं उनका योगदान होता है। तो ऐसा ही एक बायो फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है एजोला। कौन सा? एजोला। इसलिए इसका ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के किस भाग में जीवों का घनत्व सबसे अधिक है? जीवों का घनत्व कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। और पेड़ पौधे कहाँ सबसे ज़्यादा होंगे? जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है। और बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ के पास में जो इक्वेटर अर्थ के बीच में है, इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बारिश भी ज़्यादा होती है। तो ये जो एरिया है इसको क्या बोला जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन डी सही हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन्स जो अणुओं को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रदान करने में सहायक होते हैं, वे कहाँ स्थित होते हैं? इसका क्या ऑप्शन सही है? प्लाज्मिड सही है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अच्छे से हमको समझना है ये कि यार पहले कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं, जो हम दवाएं खाते हैं ना, सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक खाते हैं, अब उसमें क्या होता है कि जब हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया हैं ऑलरेडी, जब हम एंटीबायोटिक बार बार खाते हैं तो उनमें जो बैक्टीरिया हैं ऑलरेडी, उनमें इस दवा के खिलाफ एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। अब धीरे धीरे जब हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो उन दवाओं का असर उन बैक्टीरिया पे होना बंद हो जाता है। जब उन बैक्टीरिया पे होना बंद हो जाएगा, इसी को बोला जाता है कि अब उनमें AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या बोलेंगे ABR एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, ठीक है। यही कंसेप्ट होता है, यही आजकल इंडिया में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, दवाओं की प्रभावहीनता। दवाएं अब जब उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है तो जिस mg की दवा पहले काम करती थी अब वो दवा निष्प्रभावी हो गई। अब जब हम उससे अच्छी mg की दवा खाएंगे तभी काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये समस्या इस समय सबसे ज़्यादा व्याप्त है इंडिया में। कौन सी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या है। और इसका क्या ऑप्शन सही है? प्लाज्मिड, ठीक है। ओकोजीन किसका दूसरा नाम है? ओकोजीन एक जीन है जो कि कैंसर को उत्पन्न करता है। तो ये कौन सा जीन है? कैंसर कॉजिंग जीन है। ये क्या करता है कि जो सेल के अनियंत्रित विकास को बढ़ावा देता है। सेल का अनियंत्रित बढ़ना ही तो कैंसर होता है, और यही काम ओकोजीन करता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ओडोमास में क्या पाया जाता है? जो हम लोग ले आते हैं ना मार्टिन का, इसका बोर्ड में लगा देते हैं, और वो जो उसमें लिक्विड भरा होता है, लिक्विड, वो लिक्विड किस चीज़ से, उसमें क्या मिलाया जाता है जो कि उसमें से निकलता है तो उसके महक को सूंघ करके ये मच्छर भाग जाते हैं। तो उसमें मिलाते हैं हम एन डाई इथाइल बेंजामाइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एन डाई इथाइल बेंजामाइड मिलाते हैं, ठीक है। इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी की स्थायी कठोरता को क्या मिलाने पर दूर किया जा सकता है? देखिए पानी में दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, एक होता है स्थायी कठोरता, एक होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, ठीक है। जो अस्थायी कठोरता होता है वो विद्यमान होता है जो
मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के जो कार्बोनेट होते हैं यानी कि CO3 यानी MgCO3 या फिर CaCO3 जब पानी में उपस्थित हो जाते हैं तो जब हम उसमें कुछ भी डालेंगे, कपड़ा धुलेंगे तो कपड़े वपड़े अच्छे से साफ वो पानी नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, यदि हम इस पानी को उबाल दें तो ये जो इसकी अस्थायी कठोरता है वो दूर हो जाती है। लेकिन स्थायी कठोरता में क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम का क्लोराइड बनता है, क्लोराइड बनता है या फिर सल्फाइड बनता है, यानी कि MgCl2 बनेगा या फिर CaCl2 बनेगा या फिर MgS बनेगा या फिर CaS बनेगा। ठीक है, अब ये पानी को उबालने से दूर नहीं होगा, इसको उबालने का एक तरीका है कि इसमें सोडियम कार्बोनेट मिला दें, यानी कि ऑप्शन ए। सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3। यदि हम इसमें सोडियम कार्बोनेट मिला दें तो इसकी पानी की स्थायी जो स्थायी कठोरता होती है वो दूर हो सकती है। अस्थायी कठोरता को दूर करने का क्या वो है मैकेनिज्म कि हम उसको पानी को उबाल दें तो अस्थायी कठोरता अपने आप दूर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या हैं, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ से लाइट आई, दिन में आया, सूर्य आया, यहाँ के सूर्य की लाइट टकराई और ये इसका सरफेस हीट हो गया अर्थ का। ठीक है, अब जब सूर्य रात में अस्त हो जाता है तो यहाँ पे जितनी भी लाइटें आई हैं ये परावर्तन के पश्चात ये जो हीट यहाँ पे मतलब कि एब्जॉर्ब हुई है रात में, ये वापस वो वायुमंडल में रिलीज हो जाती है। लेकिन जो ये गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैसें, ये एक कंबल की तरह काम करती हैं। ये जो गैस निकल रही हैं ये इनको रोक देती हैं, यानी कि ये जो हीट है ये इसको बाहर निकलने नहीं देती हैं, तो हीट यहीं पे ट्रैप हो जाता है, तो ये जिससे कि टेम्परेचर बढ़ने की समस्या उत्पन्न हो रही है। और ऐसे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके एग्जाम्पल हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ये जो स्टार्टिंग के तीन हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और जो इसमें से ऑप्शन डी है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं है। ठीक है, मानव की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत यानी कि लीवर, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। यहाँ से कौन सा रस स्रावित होता है, कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, पित्त रस स्रावित होता है। कौन सा रस स्रावित होता है, पित्त रस स्रावित होता है। ठीक है, 21वें का बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चींटी के काटने पर होने वाले तीखे दर्द की वजह क्या होती है। जैसे जब हमको चींटी डंक मारती है या फिर मधुमक्खी डंक जब मारती है तो उसमें क्या होता है कि कुछ लिक्विड वो हमारे शरीर के अंदर छोड़ती है। वो जो लिक्विड छोड़ती है वो होता है HCOOH। इसी को फार्मिक एसिड भी बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। ठीक है, ये मेथेनोइक एसिड है। तो ये क्या हो गया, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। इसी को मेथेनोइक एसिड बोलते हैं, इसी को ही फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो चींटी के काटने या फिर मक्खी के डंक मारने पर दोनों में ही ये फार्मिक एसिड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक उपधातु नहीं है। उपधातु, उपधातु क्या होते हैं, मेटलॉइड। मेटलॉइड जो कि न तो मेटल हैं न तो नॉन मेटल हैं। ये इन दोनों के बीच की क्वालिटी, कुछ इसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल वाली, कुछ ये नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पीरियोडिक टेबल में जो मेटलॉइड की संख्या है वो है 7। ठीक है, वो इस प्रकार है जैसे बोरॉन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एक है आर्सेनिक। ठीक है, एक है एंटीमनी, एक है टेलेरियम और एक है पोलोनियम। क्या है, पोलोनियम। टोटल 7 ये हैं जो मेटलाइड यानी उपधातु हैं, ये आपको याद रखना है। यानी कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। ठीक है, तो इनमें से इन 7 में से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि इनमें 7 में फास्फोरस नहीं है, इसलिए इसमें 25वें का कौन सा सही हुआ, ये फास्फोरस सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच लगभग 10 होता है। पीएच 10 होता है, पीएच 10 की यानी कि ये
बेस की बात हो रही है। जो पीएच रेंज होता है 0 से 7 वो क्या होते हैं, एसिड होता है, और 7 से 14 जो होता है वो बेसिक मीडियम में होते हैं, और जो एग्जैक्ट 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। तो अब पीएच 10 की बात हो रही है, यानी कि 7 से 14 के बीच में बात हो रही है, यानी कि वो उसका बेस होना चाहिए। जैसे ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, ये HCl होता है। पेट में जो गैस्ट्रिक जूस बनता है वो HCl ही तो होता है। HCl क्या है, एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका क्या हो गया, वो पीएच वैल्यू लगभग 1.5 से लगभग 3.5 के अप्रॉक्स ये होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा ब्लड। जो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4 होता है। ठीक है, अगले ऑप्शन देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ये दो के दोनों बेस हैं, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो एग्जैक्ट पीएच होता है वो होता है 10.45 होता है। कितना, 10.45। जो NaOH का पीएच होता है वो एग्जैक्ट 10 होता है। ठीक है, तो अब बोला है कि लगभग लगभग 10 होता है, तो लगभग लगभग 10 के पास की वैल्यू कौन सी है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, जबकि उन्होंने उस टाइम पे जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो डिसीजन आया था तो उसमें वो उन्होंने माना था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड से धुमैला ग्रे में बदल जाता है, यह क्या बनने से होता है। ठीक है, जैसे अब क्या हो रहा है कि देखिए, जो ये सिल्वर क्लोराइड होता है, यानी कि क्या, सिल्वर क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, AgCl होता है। ठीक है, यदि हम उसको सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देते हैं तो इसमें से जो Ag होता है वो अलग हो जाता है, Ag यानी कि सिल्वर अलग हो जाता है, प्लस क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है, Cl2 अलग हो जाता है। तो यानी कि जो इसमें से Ag और Cl अलग अलग हो गए, तो यानी कि अब ये जो Ag बना यानी कि सिल्वर यानी कि चांदी, तो ये किस कलर की होती है, ग्रे कलर की होती है, तो ये अपने आप ग्रे कलर का दिखने लग जाएगा। तो क्या बनने की वजह से ऐसा हो रहा है, सिल्वर मेटल बनने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन क्या सही हुआ, ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है, LPG में क्या होता है, LPG का पहले आप फुल फॉर्म बताएंगे क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। LPG किस किस चीज़ से मिल के बनता है, एक तो बनता है प्रोपेन से बन के मिल के बनता है, किससे, प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलके बनता है। दो चीज़ों से मिलके हमारा LPG गैस बनती है। ठीक है, अब इन ऑप्शन में चेक करेंगे क्या है इसमें से, इसमें क्या दिया है, ब्यूटेन दिया है, तो यानी कि इसमें से ऑप्शन बी सही हो गया। क्या आप बता सकते हैं LPG में तो कोई ये जो प्रोपेन और ब्यूटेन है, ये लगभग इनका आप मतलब कि खुद का कोई गंधा नहीं होता, हम नाक से पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि ये कहाँ से लीक हो रहा है। तो जो LPG सिलेंडर होते हैं उनको पता लगाने के लिए कि इसमें लीक कहाँ से हो रहा है, मिथाइल मरकैप्टन मिला देते हैं, जिससे कि जैसे ही वो गैस लीक होती है तुरंत ही हम सूंघ के पता लगा सकते हैं कि गैस लीक हो रही है। तो क्या मिलाते हैं उसमें, हम मिथाइल मरकैप्टन को मिला देते हैं, मिथाइल मरकैप्टन को मिला देते हैं। ठीक है, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय संकेतक कौन है, कुछ विश्वसनीय संकेतक हैं लाइकेन और मास। ये विश्वसनीय संकेतक कैसे हैं, जैसे क्या होता है कि यदि ये किसी एरिया में पाए जा रहे हैं लाइकेन और मास, ठीक है, यदि वहाँ पे पोल्यूशन का लेवल जैसे ही बढ़ता है तो उस एरिया से लाइकेन और मास धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। यानी कि जिस भी एरिया से लाइकेन और मास ख़त्म हो रहे हैं तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि वहाँ पे पोल्यूशन अब बढ़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से धमनियों में कठोरता होने को क्या कहा जाता है। तो ये जो कंसेप्ट होता है इसको बोला जाता है क्या, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि इसका ऑप्शन क्या सही हुआ, ऑप्शन सी सही हुआ। जब धमनियों में कोई समस्या यानी कि ब्लॉकेज उत्पन्न होती है यानी आर्टरीज में, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टियोस्क्लेरोसिस। यानी कि यदि आप इसको 3-4 बार बोलेंगे तो धीरे धीरे ये याद हो जाएगा। क्या बोलना है, आर्टरी
योस्क्लेरोसिस। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे ये बोल ले जाएंगे, ठीक है, और ये याद भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबॉडी कहाँ बनती है? एंटीबॉडी कहाँ बनती है? WBC में बनती है, वाइट ब्लड कार्पसल्स में बनती है। इसी का दूसरा नाम क्या है? लिम्फोसाइट, यानी कि इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ, ठीक है। WBC का ही दूसरा नाम क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की संयोजिक कड़ी है? यानी कि जो आर्कियोप्टेरिक्स था ये एक्चुअली में था रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कैटेगरी, यानी कि न तो ये ढंग से रेप्टाइल था न तो ढंग से बर्ड था। कुछ क्वालिटीज इसमें रेप्टाइल वाली थी यानी सरीसृप वाली थी, कुछ क्वालिटीज बर्ड यानी पक्षी वाली थी। तो ये आज से बहुत सालों पहले पाया जाता था, जो कि अब विलुप्त हो गया है, लेकिन ये इसके कहीं कहीं जीवाश्म मिले हैं। उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया कि ये जो जीव रहा होगा ये रेप्टाइल और बर्ड के बीच की एक संयोजक कड़ी रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में CO2 लगभग कितने परसेंटेज है? तो ये लगभग परसेंटेज 0.03% है, ठीक है। वो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%। ऑक्सीजन